भारत माता की। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते। ये विरासत को अपमानित करते थे। आज जब बिहार में विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है। चुनाव बिहार में, सरकार बनेगी बिहार में, मुख्यमंत्री चुना जाएगा बिहार का, लेकिन नजर होगी योगी आदित्यनाथ पर, और वो भी सबसे ज्यादा सीमांचल में। क्योंकि वहां के चुनाव में दिखेगा असली मुकाबला योगी बनाम ओवैसी का। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। देखा जाए तो ये चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों का पहला दरवाजा है। यहां से चुनाव शुरू होगा तो पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से होते हुए अगले लोकसभा की लड़ाई तक पहुंचेगा। इसीलिए बिहार का चुनाव सबके लिए निर्णायक है, आरजेडी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और इसीलिए बीजेपी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में उसके स्टार प्रचारक होंगे और उनकी लोकप्रियता को पार्टी सीमांचल में ज्यादा भुनाने की कोशिश करेगी। हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे कि सीमांचल की अहमियत क्या है और क्यों सीमांचल पर ही बीजेपी ने दांव लगा दिया है, जहां मुस्लिम आबादी का प्रभाव है और जहां AIMIM वाले ओवैसी को जवाब देंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन उससे पहले 5 पॉइंट्स में ये समझ लीजिए कि योगी पर क्यों दांव लगा रही है बीजेपी। पहला पॉइंट हिंदुत्व, दूसरा पॉइंट शानदार शासन, तीसरा पॉइंट कानून का राज, चौथा पॉइंट साफ गोई और पांचवा पॉइंट गोरखपीठ। ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद दंगे बंद हुए, गुंडागर्दी बंद हुई, अराजकता बंद हुई, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज मेट्रो के रूप में विकास की योजनाओं का लाभ भी बिहार को मिल रहा है। तेजी के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध करवाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी बीजेपी के हौसले को फलक के पार पहुंचाने का जरिया कैसे बनती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीमांचल की। बिहार के उत्तर पूर्व के 4 जिलों को सीमांचल कहा जाता है, जिनकी सीमाएं एक दूसरे देश नेपाल से मिलती हैं। तो अपने देश के 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और असम से भी इनमें 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। बीजेपी के उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की 20 से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। इन रैलियों के जरिए 100 से 150 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी बीजेपी की है। सीएम योगी की रैलियां यूं तो पूरे बिहार में होंगी, लेकिन नजर सीमांचल पर है। सीमांचल पर नजर इसलिए है कि वहां राजनीति को अक्सर धर्म के तराजू पर तौला जाता है और चुनावों की कसौटी हिंदू बनाम मुसलमान बन जाती है। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। इस चुनावी मौसम में
योगी आदित्यनाथ पहली बार बिहार गए। पटना में वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के पर्चा दाखिला में साथ रहे, तो सहरसा में आलोक रंजन के साथ। सहरसा के बिल्कुल पास ही सीमांचल शुरू होता है, जहां योगी के जाने की बात है। योगी जी के आने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। क्या वोट पर पड़ेगा। रुझान पहले से भी है, फिर और बढ़ेगा। योगी के आने से विकास का पता है, जो नहीं जान रहे थे वो सीखे। उनके भाषण से बहुत अच्छा लगा करके जो उन्होंने बताया। बहुत अच्छा असर होगा। योगी जी आए हमारे पुणे में, शारजा की धरती पर संत जी पधारे हैं, तो बहुत अच्छा ही होगा जो भी होगा। अब की बार बीजेपी सरकार 25 से 30, फिर से नीतीश। योगी ही मॉडल चाहिए, जो कि हमारा योगी मॉडल पे ही आज जाना जाता है उत्तर प्रदेश। ये लेकर के चाहते हैं बिहार में भी ऐसा मॉडल लागू होना चाहिए। चुनाव में तो एकदम रंग ला दिया, चार चांद ला दिया। सहरसा से चारों सीट इस बार एनडीए का होगा। कोई असर नहीं होगा। ये गंगा जमीन तहजीब है, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ का जनता जानता है कि हमको क्या करना है। पूरे भारत देश, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे यूपी के सीएम योगी साहब पूरे भारत में कितना वो नाम कमाया, कितना वो बदलाव है, यहाँ पब्लिक ही जानता है। इससे इंडिया का वोट और खराब हो जाएगा। हाँ, यहाँ के लिए सेकुलर नेता चाहिए। हम लोग भाईचारे वाला नेता आदमी खोजते हैं, हम लोग सब भाईचारे रहते हैं। ना योगी का है, ना ओबीसी का है। ओवैसी ने बता दिया कि उनकी नजर से बिहार का चुनाव कैसा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुर्का का सवाल उठाया, जिसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अक्सर बीजेपी को घेरते रहते हैं। कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं। ओवैसी भी बिहार चुनाव में कूद पड़े हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी की मौजूदगी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। 2020 में एनडीए और महागठबंधन के सामने एक और गठबंधन था, महालोकतांत्रिक सेक्युलर फ्रंट यानी GDSF। इसमें 6 पार्टियां शामिल थीं, जिनमें सबसे अहम थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM। इनमें उपेंद्र कुशवाहा की RLSP ने 104 सीटों पर चुनाव लड़कर वोट तो 1.8% पाए, लेकिन सीटें एक भी जीत नहीं पाई। वहीं BSP ने 80 सीटों पर लड़कर वोट 1.5% हासिल किए, लेकिन सीट मिली सिर्फ एक। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर लड़कर 1.2% वोट हासिल किए और सीटें जीत गए 5। मुसलमानों के गढ़ कहे जाने वाले सीमांचल में 5-5 सीटें जीतकर ओवैसी ने पिछले चुनावों में ही साबित कर दिया कि सीमांचल की राजनीति उनके व्यक्तित्व से अछूती नहीं रह सकती। मजलिस सीमांचल में इंसाफ दिलाकर रहेगी। मेरी आपसे अपील और गुजारिश है कि आप मजलिस पार्टी का साथ दीजिए, ताकि ये जो भारत का सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है, इस सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं, इन इंसानों को उनका हक मिलना चाहिए, उनका मुकाम मिलना चाहिए, उनको उनकी इज्जत मिलनी चाहिए। जो बिहार के दूसरे इलाकों में अस्पताल है, यहाँ पर कायम होने चाहिए। यहाँ पर स्कूल और कॉलेज नहीं है, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले विधानसभा में
अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। वोट की लड़ाई में अक्सर धर्म के नाम पर चोट होने लगती है। बिहार में एक तरफ ओवैसी हैं जिन्हें मुस्लिम समाज में सुधार पर ऐतराज होने लगता है, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो या फिर वक्फ कानून का। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व की लौ को तेज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में अपने पहले चुनावी भाषण में भी विकास बनाम बुर्का का नारा देकर साफ कर दिया है कि चुनाव का एजेंडा क्या होगा। सीमांचल में ओवैसी की मौजूदगी ने पिछली बार तेजस्वी यादव, आरजेडी और महागठबंधन का खेल खराब कर दिया था। ओवैसी की धमाकेदार एंट्री से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का मंसूबा मिट्टी में मिल गया था। सीमांचल इलाके में आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन को एआईएमआईएम ने काफी नुकसान पहुंचाया। 2015 में महागठबंधन ने सीमांचल की 24 में से 17 सीटें जीती थी। हालांकि 2015 में जेडीयू महागठबंधन के साथ थी। 2020 में महागठबंधन केवल 7 सीटें जीत पाया। 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। 2015 में ये 5 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। हालांकि बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में मिला लिया था। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे, तो ओवैसी ने आरजेडी से हाथ मिलाने की नाकाम कोशिश भी कर ली। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कोशिश करिए आप, क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए। तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर वो राजी हुए तो हम भी राजी। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा एनडीए हो, बीजेपी वहां सरकार बनाए। अब की बार फिर ओवैसी की नजर सीमांचल पर है, लेकिन सीमांचल में इस बार उनका मुकाबला तेजस्वी और महागठबंधन से ज्यादा एनडीए से हो सकता है। और एनडीए के स्टार प्रचारकों में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान को छुपाता था, अपनी पहचान को छुपाता था। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, पलायन होता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आरजेडी के समय में तो कहा जाता था कि सड़क बनाओगे तो फिर कच्ची शराब कैसे बना पाओगे। पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बिहार का सीमांचल ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम आबादी की बहुलता है। सीमांचल की 24 सीटों में ज्यादातर पर मुस्लिम आबादी 40 से 65% तक है। इनमें से किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में मुस्लिम वोटर ही इन सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं, बल्कि इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार की जीत तकरीबन पक्की रही है। 2020 के विधानसभा चुनावों में उन 13 सीटों में 7 पर महागठबंधन, 5 पर ओवैसी की पार्टी और 1 पर एनडीए को जीत मिली थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां अब की बार कितनी कांटे की लड़ाई हो सकती है, और वो लड़ाई तब और रोमांचक हो जाएगी जब इसमें एंट्री होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना,
बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। माहौल तो इस बार गर्दा है, इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता है। योगी बाबा जैसे बुलडोजर बाबा जैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ गुंडा राज है, सिर्फ गुंडा राज बिल्कुल सुधरना चाहिए। यहाँ बिहार के सीएम हमको चाहिए बुलडोजर बाबा ने। देखिए हवा पहले से है और हवा बहुत तेज है, और कुछ दिनों के बाद ये हवा तूफान में बदलेगा और जितना भी विरोधी लोग हैं ना उनको उखाड़ के फेंक देगा। नीतीश जी या योगी जी के यहाँ देन है कि सब लोग आज महिला हम लोग यहाँ पर हैं, न तो घर में से निकलने से भी हम लोग का डर लगता था। आज हर चीज मोदी जी या योगी जी के आज देन है कि हम लोग की आज 10,000 रुपया है, गैस सिलेंडर है, 5 लाख का फ्री बीमारी वाला योजना है, हर चीज आज हम लोग के सुविधा में मिल रही है। वैसे योगी के प्रचार का दायरा सिर्फ सीमांचल ही नहीं होगा, बल्कि मगध से मिथिलांचल और भोजपुर तक उनके कार्यक्रम होंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए ही नहीं होगा कि वो बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उम्मीदवारों को मजबूर करता है कि वो योगी को अपने क्षेत्र में बुलाएं। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 24 जगहों पर रैली की थी और उनमें से 22 पर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की जीत हुई थी। योगी ने हरियाणा में 14 रैलियां की थी, जिनमें 9 पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं जम्मू और कश्मीर के जम्मू में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर रैली की और चारों पर बीजेपी को जीत मिली। जिताने की इसी शानदार अदा पर लोग फिदा रहते हैं, क्योंकि योगी सीधे वो बात करते हैं जो लोगों के दिलों पर दस्तक देती है। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। बीजेपी के अंदर फायर ब्रांड नेता की बात होती है तो लोगों के दिलो दिमाग में योगी आदित्यनाथ का ही नाम कौंधता है। गोरखधाम के पीठाधीश्वर के कारण उनका गेरुआ भेष उनकी धार्मिक पहचान को बनाता है, तो संसद से लेकर मुख्यमंत्री तक उनके तेवर बताते हैं कि योगी होने का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश में उनका बुलडोजर तमाम सवालों के बावजूद कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए याद किया जाने लगा है। उसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे राज्यों में भी उनकी अपील लोगों में बढ़ती गई है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज सख्ती से लागू करने की वजह से योगी आदित्यनाथ की साख ज्यादा मजबूत हुई है। इसी कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में वो चर्चा की धुरी बन जाते हैं। खुद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मशहूर रही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी योगी आदित्यनाथ के कामकाज का लोहा मान लिया है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। दरअसल सवाल दलितों के हितों का भी है। मायावती ने जब योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो विपक्ष के कई नेताओं को सांप सूंघ गया। अखिलेश यादव को लगा कि जिस पीडीए की दुहाई वो देते रहे हैं उस पीडीए में
डी यानी दलितों की सबसे बड़ी नेता तो योगी आदित्यनाथ की मुरीद हो गई है, तो उन्होंने मायावती पर हमलों का तीर छोड़ दिया। फिर जवाब मायावती की तरफ से भी आया। अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सांठ। अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ हिंदुत्व का कारवां चलता है, उसमें दलित भी शामिल हैं और इसीलिए जब बिहार के चुनावों में योगी आदित्यनाथ की एंट्री प्रचार के लिए हो चुकी है तो नजरें दलितों पर भी हैं। बिहार में दलित आबादी करीब 18% है। साफ है इन वोटों पर अगर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव दिखा तो बीजेपी के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब विकास की बात करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का प्रभाव भी रहता है। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज आशीर्वाद ले रहा हूं। उस सबके विकास में सबकी भागीदारी होती है। इसीलिए अपनी पहली बिहार यात्रा में ही योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल उछाल दिया कि बिहार को विकास चाहिए या बुर्का। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। योगी आदित्यनाथ ने विकास या बुर्का में चुनने वाली बात की तो इसके पीछे कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग के एसआईआर पर मचा बवाल प्रमुख कारण है। योगी आदित्यनाथ का तर्क है कि क्या किसी फर्जी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, क्या घुसपैठियों को बिहार में आकर वोट की डकैती का हक मिलना चाहिए, क्या वोटर कार्ड पर दर्ज फोटो से मिलान ना करना पड़े इसीलिए बुर्के का इस्तेमाल होना चाहिए, और क्या कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों को फर्जी मतदान के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने विकास की तलवार से बुर्का छाप राजनीति को खत्म करने की बात कही, लेकिन इस पर सांप्रदायिकता का आवरण चढ़ाया जा रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की एंट्री बिहार के चुनावी मुकाबले में धार्मिक ध्रुवीकरण का कारण बन सकती है?
बिहार में बीजेपी 2005 के बाद से ही सत्ता में भागीदार तो रही है, लेकिन हमेशा ही जूनियर पार्टनर के रूप में। इस साल की शुरुआत में दिल्ली फतह करने के बाद बीजेपी की हसरतें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने इस सवाल को हवाओं में छोड़ रखा है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर डंके की चोट पर कहते आ रहे हैं कि चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। अभी अटकलें तेज हैं कि क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अगर ऐसा है तो बीजेपी की कोशिशें ज्यादा तेज होगी। ऐसे में योगी की भूमिका और बढ़ जाएगी। वैसे तो बिहार में तमाम बुनियादी सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार चलाने वालों या सरकार चलाने का दावा करने वालों को देना है। अब अगर उन मुद्दों की बात करें जिनके आधार पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, तो बिहार में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजनेताओं के एक तबके को लगता है कि ये मुसलमानों को परेशान करने और वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए है। मुसलमान की पढ़ाई लिखाई और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, और उसी तरह एक बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड की जमीनों का है, जिसको लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हो या आरजेडी के तेजस्वी यादव, सबके तेवर एक समान तीखे हैं। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। ओवैसी का जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर अल्लाहू अकबर। ओवैसी का ये लहजा उन्हें मुसलमानों का प्रमुख नेता बनाता है, तो योगी आदित्यनाथ का गेरुआ भेष और हिंदुत्व के पक्ष में खुलकर बोलना उनके समर्थकों को रास आता है। हालांकि कई ऐसे समान गुण हैं जो इन दोनों नेताओं को दूसरों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और अहम बनाते हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ हो या असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ही फायर ब्रांड नेता हैं। दोनों में अपने समाज के विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है। दोनों ही शानदार वक्ता हैं जो अपने भाषण से माहौल बना देते हैं और बदल भी देते हैं। दोनों ही राजनीतिक बदलावों पर बेहद पैनी नजर रखते हैं। दोनों अपने प्रशंसकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं और दोनों को अपने अपने धर्मों का पूरा ज्ञान है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जहां सनातन परंपरा के मूल्यों का बखान करते हैं, वहीं ओवैसी मुस्लिम परंपराओं का। मेरा मानना है कि अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून ये बना तो दिए, मोदी बना तो दिए, मगर क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? मैंने उस वक्त भी कहा था, देश में अगर कानून बनाना है महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, वो कानून बनाइए जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी उसके घर में नहीं रहे, जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी को भगा देता है,
मैंने पार्लियामेंट में उत्तर कहा था कि तुम आज ये जो गलत काला कानून बना रहे हो, जो हमारी शरीयत में मदाखलत कर रहे हो, देखना मुल्क में लोग अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को घरों से बाहर कर निकाल देंगे, उनका हक नहीं देंगे। तो तमाम लोगों ने मुझ पर हंसा, आज वही दुनिया देख रही। तमाम अनुभव, प्रतिभा और क्षमता के बावजूद योगी आदित्यनाथ का प्रभाव वोट को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के लिहाज से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है कि एक तो उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होने के कारण योगी का कद काफी बड़ा हो जाता है। फिर योगी आदित्यनाथ यूपी में लगातार जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले इकलौते नेता हैं। योगी आदित्यनाथ का नाथ संप्रदाय का प्रमुख होना भी काफी अहम है, क्योंकि देश के कोने कोने में इस संप्रदाय को मानने वाले हैं और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की छवि एक कड़क नेता की बनी है, जो कानून व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त रखते हैं। योगी ने एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, तो ओवैसी ने एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब निहत्थे भारतीयों को धर्म पूछकर गोलियों से उड़ा दिया, तो पूरे देश के साथ ओवैसी का आक्रोश, शोक और दर्द छलक पड़ा। भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो उसका स्वागत करने वालों में भी ओवैसी सबसे आगे थे। और जब पाकिस्तान परमाणु बम की धौंस दिखाने लगा, तो अपने अंदाज में उसकी हैसियत भी ओवैसी ने बता दी। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। पहलगाम घटना के बाद दूसरे विपक्षी नेता जहां सरकार के साथ खड़ा दिखना तो चाहते थे, लेकिन अपने राजनीतिक नफा नुकसान के साथ वहीं ओवैसी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नजर आए। ओवैसी ने खुलकर आतंकियों को पाकिस्तान से आए कुत्ते बताया। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तान हुकूमत की नाजायज औलाद बता दिया। उन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने के पाकिस्तानी प्लान को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दुनिया को भी ये संदेश दिया कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान आतंक के सख्त खिलाफ हैं। ओवैसी के निशाने पर लगातार पाकिस्तान की हुकूमत, उसकी सेना और उसके कमांडर जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने पाकिस्तान में भारत सरकार की कार्रवाई का ये कहकर खुला समर्थन किया कि अब की बार पाकिस्तान में घुसकर सिर्फ मारना नहीं, बल्कि वहां जाकर बैठ जाना है। और तो और ट्रोलर्स के बारे में जो कुछ कहा, उससे पाकिस्तान को बार बार मिर्ची लगी। जैसे उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान में तो आपकी ही चर्चा है, तो इस पर उन्होंने कुछ इस तरह चुटकी ली। हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहां पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। एक तरफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो दूसरी तरफ दुनिया को पाकिस्तान के गंदे खेल का सच बताने के लिए अपने अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर ओवैसी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया पहुंचे। विदेशी धरती पर ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला। बहरीन में उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को कुरान शरीफ की आयतें पढ़ाकर धो डाला। उन्होंने कुरान के हवाले से पाकिस्तान के विक्टिम कार्ड की धज्जियां उड़ा दी। विदेशी धरती से ही ओवैसी ने साफ कर दिया कि पूरा देश आतंकवाद पर एकजुट है। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र और हमलावर देश है। अरब देशों को पाकिस्तान का समर्थन हरगिज नहीं करना चाहिए। FATF का प्रमुख होने के नाते बहरीन को चाहिए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। अब पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो होने वाली कार्रवाई का उसे अंदाजा नहीं होगा।
वहीं पाकिस्तान में कैसे हुकूमत, सेना और आतंकवादियों की तिकड़ी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, इसको भी उन्होंने बताया। Mr. Zakir Rahman is a designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. Now, this is what Pakistan's legal system or the support of the state is concerned. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ जैसे मोर्चा खोल दिया था। वो शानदार था। पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कितना मजबूत और परिपक्व है। ओवैसी का रुख उसकी मिसाल बना। जहां राजनेता चुनावों में एक दूसरे से लड़ते हैं, वहीं जब राष्ट्र की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इसको ओवैसी ने दिखाया। पहलगाम कांड के बाद ओवैसी जब पहली बार बिहार गए तो तिरंगा साफा में गए। अब चुनाव में एक तरफ राष्ट्रवाद की भावना होगी तो दूसरी तरफ अपने वोट के सवाल भी होंगे। पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद ही ओवैसी की बिहार में एक रैली थी। उस रैली में ओवैसी तिरंगे वाला साफा बांधकर पहुंचे। वहां से उनके रुख से साफ था कि आतंकवाद के सवाल पर वो राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया को संदेश देंगे कि कैसे भारत एक होकर पाकिस्तान के आतंकी करतूतों को करारा जवाब दे रहा है। अब उसी बिहार में ओवैसी भी होंगे और योगी आदित्यनाथ भी। और हाँ, बिहार में रणभेरी बजाने से पहले योगी ने उत्तर प्रदेश में ही झलक दिखला दी थी कि गजवाए हिंद की साजिश का अंजाम क्या होगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। विपक्ष का आरोप होता है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को सताती है। विपक्ष का ये भी आरोप होता है कि 3 तलाक से लेकर वक्फ कानून और SIR तक जितने काम हो रहे हैं वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए हो रहे हैं। लेकिन जवाब में योगी आदित्यनाथ उन पोस्टरों को सामने कर देते हैं जिनमें आई लव मोहम्मद जैसी बातें सामने आती हैं। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। आई लव मोहम्मद के जवाब में कई पैरोडी बन गए। आई लव बुलडोजर, आई लव PDA से लेकर आई लव महादेव तक। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया कि उनका प्यार एक बेहतरीन कानून व्यवस्था से है या फिर सनातन परंपरा से। उसी सनातन परंपरा के प्रतीक पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, जिनके लंका विजय के बाद अयोध्या आगमन के जश्न में योगी आदित्यनाथ सरयू तट पर हर साल दीपावली करते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जैसे लगे कि त्रेता युग के राम वर्तमान के आंगन में उतर आए हैं। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ
सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। कायदे से चुनाव तो विकास और दूसरे बुनियादी मुद्दों पर ही होने चाहिए, लेकिन जज्बाती मुद्दे हावी हो जाते हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और ओवैसी की मौजूदगी में चुनाव कैसा रंग लेता है, ये देखने लायक होगा। महाराष्ट्र में पिछले साल ओवैसी ने भी अपनी ताकत आजमाई थी, तो योगी आदित्यनाथ ने भी। योगी ने जितनी रैलियों में हिस्सा लिया, उसका असर वहां बीजेपी और महायुति के पक्ष में पड़े वोट के रूप में दिखा। दूसरी तरफ हैदराबाद से निकलकर ओवैसी ने अपनी पार्टी का विस्तार सबसे पहले महाराष्ट्र में ही किया था। अब मुकाबला बिहार में है। बिहार में चुनाव किस करवट बैठ रहा है, हर खबर सबसे पहले आप तक लेकर हम आएंगे एनडीटीवी इंडिया पर। तो जुड़े रहिएगा एनडीटीवी इंडिया से।